सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। एक क्लास फिलहाल हो चुकी है, जहाँ पर हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में। सिंपली आपको यहाँ पर देखना है पॉलिटेक्निक्स फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री 2021 इस नाम से है। सिंपली जाके वहाँ से देखना है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 वीडियो इसके बाद भी दो वीडियोस आएंगे जो कि आपके चैप्टर 1 के लिए ही होंगी, क्योंकि मैं आपके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो कि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए आप मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो नहीं है समझ में आने वाला। और बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बिल्कुल से कुछ भी यहाँ पर केमिस्ट्री में समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है एक यहाँ पर कोर्स हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आपको यहाँ पर 500 रुपये वाला कोर्स, जहाँ पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 50 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर लगभग 90% ऑफ पर आपको यहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको अगर बताऊँ तो इसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इतने सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये हाँ, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। साथ ही साथ इसकी बुक्स और यहाँ पर कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए मेक श्योर आप जाके जल्दी से ज्वाइन करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के यहाँ पर सिंपली लिंक पर क्लिक करके आपको जान लेना है किस तरीके से करना है, और जल्दी से जल्द यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि जल्द से जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएँ। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1000+ स्टूडेंट के लिए ही है। तो जल्द से ज्वाइन करें और अपनी क्लासें स्टार्ट जल्दी से कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट नया देख रहा है प्लीज़ भाई आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि वो भी यहाँ पर वीडियो को देख के फ़ायदा उठा पाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर वो शेयर कर दें। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, सिंपली आपको क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। बाकी कुछ भी पूछना है, नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली हमें इंस्टा पे फॉलो करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। इसके पहले 21 लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाके उसको देखिए। पर जो कि यहाँ पर 22 क्वेश्चन है आपका, जो कि है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति क्या है, इसके संबंधित व्यंजक लिखिए। कुछ एक इसका एक व्यंजक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसको क्या होता है। कि सन 1924 में डॉक्टर डी ब्रॉगली ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि गतिशील सूक्ष्म कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो कि सूक्ष्म कण होता है, आपका प्रोटॉन आपका सूक्ष्म कण होता है, साथ ही साथ ये सब जो होते हैं, न्यूट्रॉन भी होता है, आदि के तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि यम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण भी वेग, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर वेग को किससे डिनोट करते हैं, हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यदि द्रव्यमान यम का एक सूक्ष्म जो कि यहाँ पर वेग इसकी यहाँ पर भी कर दिया जाए, तो गतिमान जो होगा वो उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, और संवेग P इक्वल टू क्या होगा, mv। आप लोगों को पता होगा कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है आपका mv होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है mv। P क्या है आपका, P आपका संवेग है। उसके बाद m क्या है आपका द्रव्यमान है, v क्या है आपका वेग है। तो द्रव्यमान गुणे वेग को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर संवेग कहा जाता है। तो इसको कैसे आप यहाँ पर निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/mv किस प्रकार से ये आया है। तो सिंपली यहाँ पर आप जानते हैं कि जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य है आप लोगों का, और संवेग जो कि है आपका यहाँ पर p, लैम्डा और यहाँ पर h जो कि आपका यहाँ पर क्या है, ये प्लांक नियतांक है। h आपका क्या है, ये आपका प्लांक नियतांक है, ये आपका प्लांक नियतांक है। प्लांक कांस्टेंट इसका मान भी होता है, जिसका मान लगभग होता है 8.31 शायद होता है, नहीं तो मैं आपको इसको बता दूंगा। बाकी आप देखिए जो यच होता है इसमें आपका यहाँ पर ये प्लांक नियतांक है, लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है, और पी जो आपका यहाँ पर ये संवेग अभी आपको दिखाया ही गया। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं जो कि इसका फार्मूला ही होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है। सिंपली हम रख देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर फाइनल जो हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। यही आपका जो फाइनल यहाँ पर
ये मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है कि दो कारण दीजिए जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन को पदार्थ का मौलिक कण समझा जाता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ पर ये पूछा भी गया है आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक कण है, ऐसा कई प्रकार की घटनाओं के अध्ययन द्वारा सिद्ध हुआ है। इसके दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो कि है तापायनिक ऊर्जा उत्सर्जन। ये क्या होता है, जब किसी पदार्थ को उच्च ताप तथा कम दाब पर गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, जब कोई भी यहाँ पर पदार्थ को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है उसको, तब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी पदार्थ हो चाहे लेकिन वो धातु होना चाहिए। जब आप उसको उच्च दाब मतलब कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जब आप उसको गर्म करेंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो नष्ट हो जाता है, और जब आप उसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो कि आपका यहाँ पर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो कि आपको यहाँ पर सेकंड कारण जो कि इसका है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 करके आए हैं उनको यहाँ पर एक चैप्टर था फिजिक्स में, उसमें आपने यहाँ पर इसे पढ़ा होगा। तो जब एक्स किरणें गामा किरणें अथवा पराबैंगनी किरणें धातुओं से टकराती हैं। आपको एक नियम भी यहाँ पर बोरबरी का नियम था, उसमें यहाँ पर कुछ धातुओं की किरणें जाके सोने की प्लेट से टकराती थी, इस तरीके से यहाँ पर जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते थे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एक्स किरणें गामा किरणें अथवा पराबैंगनी किरणें धातुओं से टकराती हैं तभी इलेक्ट्रॉन उन धातुओं से बाहर निकलने लगते हैं। तो ये एकदम स्वाभाविक बात है। और दो चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जा सकता है कि दो कारण जो आपको पूछा गया था कि दो कारण के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन को पदार्थ का मौलिक कण समझा जाता है। तो यहाँ पर पहला आप लिख सकते हैं तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा लिख सकते हैं यहाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब चलिए देखते हैं जो कि आपका यहाँ पर 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि sp d तथा f उस कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको मैंने आपको ऊपर भी बता ही दिया था। तो इसमें क्या होता है sp-d-f में पर s में होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम s में कितनी भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं, p में अधिकतम 6 भरे जा सकते हैं, d में अधिकतम 10 भरे जा सकते हैं और f में अधिकतम 14 भरे जा सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप भी देख सकते हैं कि कई बार ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं जो कि यहाँ पर है कि आवर्त सारणी के किन वर्गों के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये पी ब्लॉक का तत्व को यहाँ पर पूछ रहा है, ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है कई कई बार। तो आप इसको जरूर से याद करिएगा कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट वाले होते हैं, अगर वो पी उपकोश में प्रवेश कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। आवर्त सारणी में 3rd ए से 7th ए तथा शून्य वर्ग के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है आप लोगों का 26 नंबर, जो कि करेंगे डी ब्लॉक तत्वों संक्रमण तत्व को परिभाषित करते हुए उनकी स्थिति बताइए। मतलब वो यहाँ पर आवर्त सारणी में कितने कहाँ पर हैं। तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन ये बाह्य कोश एन से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल से में भरते हैं तो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व को ही यहाँ पर संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संक्रमण तत्व क्या है तो आप बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा, ये डी ब्लॉक तत्व ही होता है जो यहाँ पर संक्रमण तत्व कहलाता है। आगे लिखा है कि यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 या NS2 होता है तथा पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1S2 कामा P6 इंटू D1 कामा D1 से लेके 10 तक। मतलब डी में यहाँ पर ये भरा जाए तभी यहाँ पर ये जाएगा किसमें, डी ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो डी ब्लॉक में ये नहीं जाएगा। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वही। इसी तरीके से अगर अंतिम पी में जाता है तो पी कहलाता है, आपने अभी ऊपर देखा ही है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किस किस में ये रखा गया है। तो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को I-B से लेकर मतलब फर्स्ट बी से लेकर 7th बी उपवर्गों तथा 8 उपवर्ग में S तथा P तत्वों के बीच यहाँ पर 10 ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। इस तरीके से आपका रो और कॉलम होता है। यहाँ पर जब आपकी आवर्त सारणी बनाई जाती है इस तरीके से बनता है, ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। इस तरीके से यहाँ पर उसमें तत्व भरे जाते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो एक्सकैंडियम 80 जिसे प्रदर्शित किया जाता है, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम। तो यहाँ पर कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि संक्रमण किन्हीं 2 संक्रमण तत्व या फिर किन्हीं 4 संक्रमण तत्वों के नाम लिखिए। तो आप इसे जरूर से याद करिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वैनेडियम और क्रोमियम, 4 तत्व हो गए। इसे आप याद जरूर से कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि 28 Ni के डी कोषों में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। जब भी आपसे पूछा जाए चारों क्वांटम संख्या बताइए तो आपको करना क्या है, N, L, M और S का मान ही यहाँ पर आपको निकालना होता है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका निकाला जाएगा। ये तो डायरेक्ट लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये निकाला जाता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर ये जो नीचे लिखा रहता है परमाणु क्रमांक होता है, मैंने आपको बताया है। तो पहला होगा 1s2, दूसरा होगा 2s2, तीसरा होगा 2p6, इसके बाद होगा यहाँ पर 3s1, इसके बाद होगा ये 3p6, इसके बाद होगा ये 4s2, इसके बाद होगा ये 3d, किस में जाएगा ये, यहाँ पर देखिए आप पहले काउंट कर लीजिए इसको। 3s2 यहाँ से पहले काउंट करिए, ये हो गया 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 हो गया 10, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6 यहाँ पर 18 हो गया, 18 और 2 कितना हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 3d 8, लास्ट किस में गया, 3d 8 में गया। लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर परमाणु था वो किस में गया, 3d 8 में गया। अब यहाँ पर 3d 8 के लिए ही यहाँ पर निकाला जाएगा। तो हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि 3d 8 में ये जा रहा है लास्ट वाला। अब यहाँ पर आप देखिए हमने आपको पहले से ही बता दिया कि जो आगे लिखा होता है ये आपका क्या होता है, ये n होता है। n = आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से 3d 8, यहाँ से 3d 8, n = आपको मिल गया कितना, 3 मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यल निकालते हैं। यल क्या होता है, n-1 होता है। सिंपली हम रख देंगे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और -1 ये हो जाएगा 2। एल की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो हमें क्या मिल गया, n = मिल गया 3, L = हमें 2 मिला है। इसे हम मैक्सिमम लिख सकते हैं क्या, 0 1 और 2। तो अगर हम SP D में देखें तो SP और D में कितना आ रहा है, 2 आ रहा था। हमें L = वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू हमें 3 मिली है, L की वैल्यू हमें मिलेगी 2। इसके बाद हम लिखेंगे M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू क्या होती है ये हम लिखेंगे। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M को हम लिखते हैं प्लस माइनस यल होता है इसकी वैल्यू, तो प्लस माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे। अब हमें मिल जाएगा 2 का हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस के हिसाब से, 2 + 1, इसके बाद 0, इसके बाद -1, इसके बाद -2। अब हम देखें तो यहाँ पर यस P और D वाला किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। सिंपली हम लिख देंगे n = 3, L = 2, और हमें M की वैल्यू कितना मिला, अभी आपने देखा ये 0 मिला है। अब हम देखेंगे कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस में जा रहा है। तो D में यहाँ पर 5 बनता है, 1 2 3 4 5, ये 5 खाने हमने बना दिया, और लास्ट में कितना था आपका, 8 था। तो चलिए हम पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद 5। अब हम दूसरा भरेंगे 6 7 और 8। जो लास्ट वाला है वो आपका वो तीसरे में जा रहा है, लेकिन वो उसकी जो तीर का निशान है वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से। तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से है तो जो +-1/2 का मान होगा वो माइनस में ले जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से है तो वो किस में ले जाएगा, वो प्लस में ले जाएगा। तभी आपने देखा कि वो किस में जा रहा था, वो नीचे जा रहा था, इसलिए वो माइनस में हो जाएगा। तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 3, L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, M की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0, और S की वैल्यू +-1/2 होता है, लेकिन वो नीचे था इसलिए माइनस दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से आपको चारों क्वांटम संख्याएं निकालना जरूर से आना चाहिए। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कॉपी पेन पर भी निकाल के बता दूंगा। अब चलिए देखते हैं अगला कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6, 3d6, 4s2 है। तत्व के लिए निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए। पहला है ब्लॉक, किस ब्लॉक का तत्व है। दूसरा है यहाँ पर वर्ग संख्या क्या होगी, आवर्त संख्या क्या होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इसी को आपको काउंट कर लेना है, कुल इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएंगे। चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 2 2 4 हो गया, 4 और 6 हो गया 10, और 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 2 यहाँ पर हो जाएगा ये 20, 20 और 6 26 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 26। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आ गई, 26 आ गई।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक कैसे हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। तो यस ब्लॉक चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, आप यहाँ पर देखिए जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर यस में जा रहा है, इसलिए ये किसका होगा, ये यस ब्लॉक का होगा। जिसमें जाएगा वह उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब ये यस ब्लॉक में जा रहा है इसलिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन ये क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। चूंकि इसमें कुल यहाँ पर 26 ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या था, परमाणु क्रमांक 26 वाला था, तो आवाज साढ़े के 8वें यहाँ पर वर्ग में रखा गया है। और इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी 4। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर आसानी से इसे निकाल लिया। बस आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था और हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर इसका ब्लॉक और वर्ग संख्या, आवर्त संख्या और कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमने आसानी से निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डेली पढ़ते रहेंगे जरूर से आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी कुछ लोग तो इसके स्किप करके ऐसे ही देख के चले जाते हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो जब जाएंगे क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आएगा और बाद में कहेंगे कि सर मेरे तो यहाँ पर इसमें बैक लग गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैक लगती है। आराम से देखिए, पूरी क्लास देखिए, मैं पूरे यहाँ पर आपका कवर करा दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं हैंड रिटन लिख के आपको समझाऊं तो आप जाके कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चलिए देखते हैं अब अगला जो कि है यहाँ पर कि कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं आप लोगों को। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि प्रोटॉन डॉट डॉट चार्ज युक्त होते हैं जबकि डॉट डॉट उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। प्रोटॉन पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये धन आवेश होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, ऋण आवेश होता है। और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में पहले में हो जाएगा धनात्मक, दूसरे में हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है 3p4s2d तथा 5f कक्षकों में से डॉट डॉट कक्षा संभव नहीं है। कौन सी संभव नहीं है, तो 3p4s2d तथा 5f। तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी 2d जो कि आप लोगों का यहाँ पर कक्षक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 2d जो कि आप लोगों का हो जाएगा ये कक्षक संभव नहीं है। इसे आप एकदम आसानी से देख के बता भी सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि एक 288 एक डैश डैश गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी आप देखिए, अगर किसी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वो अगर पूर्ण हो जाती है तो हमेशा उत्कृष्ट गैस ही कहलाएगी। चाहे आप यहाँ पर देखिए 288 इस तरीके से था, तो वहाँ पर देखिए आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कमी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनिक कमी नहीं रहेगी तो वो निष्क्रिय गैस होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यहाँ पर 18 उसके बाद 32 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक ये अपना यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन से क्रिया नहीं करेगी, यहाँ तक यहाँ पर ये उत्कृष्ट गैस ही कहलाएगी। फिर देखते हैं अगला जो कि है 88 RA 226 में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन संख्या हमने आपको पहले ही बता दी है। जो नीचे लिखी रहती है यही आपकी प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनिक संख्या नीचे ही होती है, प्रोटॉन की संख्या आप तुरंत बता सकते हैं 88 हो गया। बाकी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ऊपर जो परमाणु भार दिया है उसमें से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर 226 माइनस 88 कर दिया जाए तो 138 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का डैश डैश गुना होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं वो माइनस में हो जाता है, वो प्लस में होता है, तो सीधे लगभग 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 1836 अर्थात लगभग 2000 गुना होता है, क्योंकि वो प्लस माइनस दोनों अलग अलग होते हैं। अब चलिए देखते हैं सत्य असत्य कुछ दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक 24 वाले परमाणु में उसकी निकटतम ऊर्जा अवस्था में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 3d5 आएगा, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल से सही है। अगला चलिए देखते हैं जो कि है कि आर्बिटल की आकृति तथा ज्यामितीय निरूपण ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हाँ भैया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्बिटल की आकृति का ज्यामितीय निरूपण ही करता है। अगला चलिए देखते हैं जो कि है यहाँ पर किसी परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में उसका ऑर्बिटल आरेख इस तरीके से 1s 2s हो सकता है। नहीं भैया इस तरीके से बिल्कुल से नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है हमने कि ये बॉक्स बना के किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक प्रॉपर बॉक्स बनाया जाता है इसको हल करने के लिए। इस तरीके का या इस तरीके से P में होता है, पहले S में होता है, ये P में होता है, इसके बाद 5 में होता है, D में, तो इस तरीके से होता है। तो भैया इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम असत्य है। चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि सभी D ऑर्बिटल सर्वांग सम आकृति वाले होते हैं। तो सभी यहाँ पर असर्वांग सम आकृति वाले नहीं होते हैं, कुछ में शेप अलग भी होता है, इसलिए ये बिल्कुल से असत्य हो जाएगा। फिर देखते हैं पांचवा जो कि है कि 22 Ti के परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो हाँ भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसमें 2 ही होता है।
तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल से सही है। अब अगला देखते हैं जो कि परमाणुओं में परिसीमित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 एम कोट की होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पर एकदम सत्य हो जाएगा। द्रव तरंगे और अन्यून आवृत्ति वाली विद्युत तरंगे होती हैं। तो हाँ, जो द्रव तरंगे होती हैं वो अन्यून आवृत्ति वाली विद्युत तरंगे भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर भी बिल्कुल से सही होगा। अगर देखते हैं जो कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उसकी क्वांटम संख्या n ज्ञात होने से लगभग पूर्णतः परिभाषित हो सकता है। तो हाँ, अगर क्वांटम संख्या n ज्ञात हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि अगर 3D8 हमने अभी अगर निकाला तो हमें n की संख्या n अगर मालूम पड़ जाए तो इससे हमें L M और S दोनों सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि L n-1 होता है, इसके बाद M +-L होता है, S आप जानते ही हैं +1 1/2 होता है। तो इससे हम सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर n पता चल जाए तो हम सब चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल से ये सही होगा। अब चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि कुछ यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ही भी हो सकते हैं। चलिए बिल्कुल से आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से यहाँ पर देखते रहिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि है कि न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है जिसमें जीरो आवेश। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जीरो आवेश एवं इकाई द्रव्यमान होता है। पहला जो कि है प्लस आवेश 1 होता है, ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। जीरो आवेश एवं एक इकाई द्रव्यमान होता है, यही बिल्कुल सही होगा, आपका बी ऑप्शन जो कि एकदम राइट आंसर होगा। इसके बाद सी भी गलत है, जीरो आवेश एवं जीरो द्रव्यमान -1, नहीं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बिल्कुल से ये गलत हो जाएगा। नीचे चलिए देखते हैं सेकंड जो कि किसी तत्व के 3D कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक। 3D उस कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये जाएगा किस में जाएगा, ये 3D7 में जाएगा। अब आप जान उसको अगर लिख लेंगे ऐसे ही 1s2 2s2 2p6 की तरह अगर आप लिखेंगे तो लास्ट वाला आपको पता चल ही गया है। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आएगा। सही को पूर्ण करता हुआ ये 3D7 में जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये 27 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 24 28 29 ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। ऐसे देखते हैं जो कि है परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने आपको बताया भी है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या चाहे पूछे चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, दोनों समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर भी डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि आंसर भी आपका यहाँ पर 12 एकदम राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि यह निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है। तो यहाँ पर पहले देखिए 3 2 -2 कामा +1/2 ये तो हो सकता है, क्योंकि 2 भी आ जाता है, 2 तक यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद 3 यहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं चलिए 4 0 0 +1/2 ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4s 4d 4f में जा सकता है, इसलिए ये भी हो सकता है। अब ये देखते हैं यहाँ पर 3 2 -3 +1/2, तो भैया -3 कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये देखिए ये किसकी वैल्यू है -3, ये यम की वैल्यू है। अब यम हम देखें अगर तो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा ये +3, इसके बाद कामा +2, इसके बाद ये हो जाएगा +1, इसके बाद 0, इसके बाद -1, इसके बाद -2, इसके बाद -3। यहाँ से हम देखेंगे S P D और F, यहीं पर ये समाप्त हो जा रहा है, यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल से नहीं होगा। और आपका जो ये राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। बाकी ये भी हो सकता है 5 3 0 -1/2 ये भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास बताती है, किस आकृति का वो ऑर्बिटल बना हुआ है, यही हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, जो कि यम कहलाती है। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम क्या है। पहला है 5s, फिर 4s, फिर 6s, उसके बाद फिर 5d। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 5p के बाद यहाँ पर कैसे 4f आएगा, 5d आएगा, ये बिल्कुल से नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 5p 6s 4f और 5d, ये हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5p के यहाँ पर बाद में ही आता है यहाँ पर 6f, अरे 6s, उसके बाद आता है यहाँ पर 4f आता है, उसके बाद यहाँ पर 5d आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता क्रम जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ये दोनों भी यहाँ पर गलत ही होंगे। तो आइए आज की वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी समझ में अगर कम आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। बाकी जल्दी जल्दी भैया कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे कि ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर पाएँ। कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, तो जाके ज्वाइन करें इसको जल्दी से जल्दी। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करा दें, जिससे कि आप आराम से वहाँ पर पढ़ पाएँ। तो आइए आज की वीडियो जरूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को भैया एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है सारे दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा ले पाएँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।